हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए प्रीपोजिशन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं एक नए प्रीपोजिशन के बारे में। और वो नया प्रीपोजिशन है फॉर। जी हाँ, FOR, जिसका आप लोग हिंदी मीनिंग कभी से निकालते हैं और कभी लिए या के लिए। और आपका एकेडमिक लेवल पर, छोटे लेवल पर आपका काम चल भी जाता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव लेवल की बात आएगी या स्पोकन इंग्लिश की बात आएगी तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर केवल उसकी हिंदी मीनिंग निकाल लेने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपको उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम होंगे। और कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े नहीं है भाई, मेरी जानकारी में ही 25 से 27 कॉन्सेप्ट्स तो मेरी ही जानकारी में है। आपके सामने यहाँ पर 15 यानी ये 15 कॉन्सेप्ट्स, 15 मीनिंग और 15 प्रयोग, जिन बातों को कन्वे करने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। और बाकी फिर आगे देखते हैं। अगर वीडियो में टाइम बचा तो फिर हम पूरा ही पूरा पढ़ेंगे, और अगर नहीं तो फिर अगले पार्ट को भी थोड़ा सा वेट करिएगा। आज मैं अधिक से अधिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फॉर की A to Z यानी बेसिक टू एडवांस्ड कंप्लीट जानकारी। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और जानते हैं प्रीपोजिशन फॉर का पहला मीनिंग, पहला कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। फॉर का प्रयोग किया जाता है पर्पस को शो करने के लिए। जी हाँ, अब आपके सामने अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हों जिनमें किसी एक्शन का कोई पर्पस शो किया जाना हो और वो पर्पस किसी नाउन के रूप में हो, तो उसके पहले आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। और जब हिंदी में उसका मीनिंग निकालेंगे तो प्रायः आप जानते हैं कि हम फॉर की हिंदी मीनिंग जब भी निकालते हैं तो उसके लिए हम के लिए या कभी कभी से, ऐसी कोई हिंदी मीनिंग निकालते हैं। तो भाई ये काम तो निचले लेवल पर तो चल जाता है, एकेडमिक लेवल पर तो चल जाता है, यानी बेसिक लेवल पर चल जाता है, लेकिन जब आप थोड़ा एडवांस्ड लेवल पर आएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पर आएंगे और अंग्रेजी बोलने वाले लेवल पर आएंगे तो फिर आप यहाँ पर काम के लिए या इस तरह के किन्हीं हिंदी वर्ड्स का कोई स्थान नहीं होता है। वहां पर तो केवल कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पर्पस को शो करने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ एक हिंदी सेंटेंसेस भी लिखे हैं मैंने और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। जरा देखिए यहाँ पर क्या है। मैं भूखा हूं और मैं नाश्ता करने जा रहा हूं। भाई यहाँ पर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया गया। मैं भूखा हूं भाई, और इसलिए क्या हो रहा है, मैं नाश्ता करने जा रहा हूं। तो मैं जा रहा हूं, तो जाने का उद्देश्य क्या है भाई? नाश्ता करना। ठीक है ना? तो इस सेंटेंस को आप सिंपली ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो। कैसे? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, एंड आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, और मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूं। तो करने के लिए आप यहां पर इस इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, टू हैव, राइट। और आप जानते हैं कि इंफिनिटिव क्या करता है? इंफिनिटिव पर्पस को शो करता है। अब अगर टू हैव के बाद यहां पर ये नाउन रखा हुआ है तो आप यहां प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर सकते हो। यानी इस टू हैव का मतलब यहां पर ये जो पर्पस है, इस पर्पस को शो करने के लिए आप बहुत आसानी से, बड़े स्मार्टली फॉर का प्रयोग कर सकते हैं और मीनिंग बिल्कुल वही है। जरा देखिए यहां पर क्या है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, एंड आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूं। यानी ब्रेकफास्ट मेरा पर्पस है, मेरे जाने का पर्पस है, राइट। अच्छा, जरा यहां पर ट्राई कर लीजिए टू को। अगर आप यहां पर टू लगा देते हैं तो क्या मतलब हो गया? अब ये टू अगर आपने लगा दिया तो भाई ये पर्पस नहीं है। ओके, इनफैक्ट टू का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई मूविंग एक्शन हो रहा हो और उसके साथ अगर आप टू का प्रयोग कर देते हो तो ये टू डेस्टिनेशन, ये डायरेक्शन को शो करने लगता है। तो आपका डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है, आपका डेस्टिनेशन ब्रेकफास्ट नहीं है, आपका उद्देश्य है ब्रेकफास्ट लेना, खाना। डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो सिर्फ ये हो गया कि मैं ब्रेकफास्ट की ओर जा रहा हूं, यानी जहां पर किसी प्लेस पर कोई नाश्ता आपका रखा हुआ है, आप उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपने यहां पर इस टू का प्रयोग कर दिया। लेकिन अगर आपने यहां पर फॉर का प्रयोग किया भाई, तो क्या है? केवल और केवल इसका मकसद है क्या? ब्रेकफास्ट खाना, ये आपका मकसद है, उद्देश्य बन गया। ओके, अच्छा, इस तरीके से लॉजिक्स लगाए जाते हैं जब कभी भी आप प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। एक और सेंटेंस यहां पर लिखा है, आई वेयर दीज ओल्ड ट्राउजर्स, मैं इन ओल्ड ट्राउजर्स को पहनता हूं। तो ओल्ड ट्राउजर्स को पहनने का कोई अगर पर्पस शो करना है तो यहां पर वो पर्पस लिखिए और यहां पर वो प्रीपोजिशन। अब सपोज मैं पुराने ट्राउजर्स अगर पहनता हूं तो उसका पर्पस क्या होता है भाई?
जब कोई पुताई वगैरह हो रही हो, पेंटिंग वगैरह हो रही हो, तो उस समय हम लोग पुराने कपड़े पहन लेते हैं। तो अगर पुताई करना हमारा उद्देश्य है तो यहाँ पर फॉर पेंटिंग अगर हम लिख देते हैं फॉर पेंटिंग, राइट, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। ये पेंटिंग करना हमारा क्या हो गया, हमारा पर्पस हो गया, और उस पर्पस को शो करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया। देखिए, इस तरीके के लॉजिक्स आपको लगाने होते हैं जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओके, एक सेंटेंस और आपको क्लियर करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी में। देखिए, तुम यह काम किस लिए कर रहे हो। तुम कोई काम कर रहे हो तो काम करने का उद्देश्य क्या है। इस किस लिए से एक्चुअली हम क्या पूछना चाहते हैं, वही उद्देश्य ही तो पूछना चाहते हैं। अब ये किस लिए अगर आ गया, उद्देश्य को पूछा जा रहा है, तो इसकी आप एक कोई क्वेश्चन वर्ड लाएंगे। जी हाँ, तो व्हाट रख दिया। अब व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसका तो मतलब सिर्फ इतना है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। अगर लिख दिया जाए इट, तुम यह काम क्या कर रहे हो, तो भाई इट का तो मतलब वही हो गया, ठीक है, यानी व्हाट। अब इसका मतलब क्या नहीं निकलेगा, अब इसको आपको फॉर लगाना पड़ेगा। तो व्हाट फॉर का मतलब हो गया किस लिए, और किस लिए का मतलब वही उद्देश्य ही है, ठीक। तो ये फॉर पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर का प्रयोग हम पर्पस को शो करने के लिए करते हैं और लॉजिक्स कुछ इस तरह से लगाते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर का प्रयोग हम करते हैं कुछ इस चीज को कन्वे करने के लिए, समवन टू रिसीव समथिंग। अब अच्छे से आपको समझने का प्रयास करना है, मैं यहां पर आपको क्या बतलाना चाहता हूं। तो पहले ये एग्जांपल्स पढ़िए, फिर आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि यहां पर मैं आपको किस कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए जरा, ही बॉट ए कार, और कार के बाद में हिज सन। अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। उसने एक कार खरीदी। अब कार खरीदी और किसके लिए खरीदी, हिज सन, यहां पर के लिए। अब के लिए हिंदी में निकलता है और आपने इस के लिए को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए क्या कर दिया, फॉर का प्रयोग कर दिया। लेकिन अब यहां पर फॉर का क्या मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट क्या बन पा रहा है यहाँ पर के लिए। यहाँ पर तो आपने के लिए का कोई एक कॉन्सेप्ट बना लिया, पर्पस। यहाँ पर आप कौन सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे से देखिए जरा। समवन टू रिसीव समथिंग मीन्स जब कोई व्यक्ति किसी चीज को रिसीव कर रहा हो, उससे पहले आपको फॉर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी, एक बात तो यहां पर हो गई, ठीक है। अब ये जो हिज सन है, ये जो हिज सन यानी उसका जो पुत्र है, वो पुत्र ही वास्तव में इस कार को रिसीव कर रहा है, रिसीवर है। तो रिसीवर के पहले आपको फॉर का प्रयोग करना होता है। तो जब कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हो जहां पर दो नाउन्स हो और एक नाउन किसी दूसरे नाउन का रिसीवर हो, तो रिसीवर के पहले आपको फॉर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जैसे इट्स अ बुक, यह किताब है। अब ये किताब को रिसीव करने वाला कौन है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो बस ये यहां पर फॉर का प्रयोग कर दीजिए। और ये किताब बच्चों के लिए है, अर्थात ये ऐसी किताब है जिसको बच्चे लोग रिसीव करेंगे। ओके, अच्छा अगली बात देखते हैं, और ये भी एक बड़ी कॉमन सी चीज है। बच्चों को शुरुआत में ही इस चीज को पढ़ाया जाता है, जब उन्हें टेंसेस पढ़ाए जाते हैं तो वहां पर एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है और वहां पर आपको सिंस या फॉर का प्रयोग बतलाया जाता है। बड़ा सा सिंपल सा ही है, और मैं आपको यहाँ कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज आपको बतला रहा हूं। देखिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर का प्रयोग केवल और केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं किया जाता, बल्कि सभी प्रकार के टेंसेस में इसका प्रयोग किया जा सकता है एक बात को शो करने के लिए। और वो कौन सी बात है, वो बात है पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, यानी ड्यूरेशन, समयावधि। समयावधि क्या होती है, यानी 1 घंटे की समय अवधि, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की। अरे भाई, जिसे आप अनिश्चित समय कहते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम को शो करने के लिए आप फॉर का प्रयोग करते हैं। और किस सेंस में करते हैं कि कोई भी एक्शन या कोई भी बात या कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक लास्ट किया या कितनी देर तक लास्ट किया। लास्ट करने का मतलब टिका रहा, ठीक है। जरा सेंटेंसेस पढ़ें तो ये सारी बातें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। देखिए यहां पर क्या लिखा है, वी स्टेड, हम ठहरे, देयर, वहां पर, हम वहां पर ठहरे रहे, ठीक है ना। तो ठहरे रहे, और ये 2 घंटे की ड्यूरेशन लिखी हुई है। देखिए ये क्या है, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, कितनी लेंथ है इसमें,
2 आवर्स हैं, मतलब 120 मिनट्स, ये है क्या लेंथ। तो इस पीरियड ऑफ टाइम से पहले अगर आप फॉर का प्रयोग करते हैं तो ये मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हो गया, 2 घंटे की अवधि तक ये वाला काम होता रहा, यहाँ पीछे जो कुछ भी हुआ वो इतनी देर तक चलता रहा। ठीक है, अब हिंदी में कभी इसका हिंदी अर्थ आप से निकालते हैं या कभी कभी इसका हिंदी अर्थ आप तक भी निकाल सकते हैं। कैसे, वी स्टेड देयर फॉर 2 आवर्स, हम वहां पर 2 घंटे रुके रहे। चलिए, अगर घंटे के लिए कह दिया तो यहाँ पर से और तक जैसा कोई शब्द ही नहीं आया। हिंदी में अगर हम कहें हम वहां पर ठहरे रहे 2 घंटे से ठहरे रहे, तो यहाँ पर से कहना थोड़ा सा कम लॉजिकल लगता है, तो से ये तो बेकार हो गया। हाँ, 2 घंटे तक ठहरे रहे, अगर ये कहें तो थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। तो भाई यहाँ पर ये जो हिंदी वर्ड्स है ना, इनसे कोई लॉजिक्स लगाइए ही नहीं। इनफैक्ट जो लॉजिक है वो ये है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले आपको फॉर लगाना होता है, और अगर उस ड्यूरेशन तक कोई काम चलता रहा, यहाँ पर इतनी ड्यूरेशन तक यानी इतनी देर तक ये वाला काम चलता रहा, बस इसी को आपको शो करने के लिए फॉर का प्रयोग करना होता है। वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं फॉर 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स भी क्या है, ये भी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, समयावधि है। ओके, 60 दिन का एक टाइम ड्यूरेशन है। तो इस ड्यूरेशन तक अगर अब यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया तो इसका मतलब यह कि इतने दिनों तक यहाँ पर कुछ चलता रहेगा। तो क्या चलेगा, वी आर गोइंग टू मुंबई, तो क्या जाना चलता रहेगा, नहीं जी, मुंबई, वी आर गोइंग टू मुंबई फॉर 2 मंथ्स। जब हम ये कहते हैं यार हम 2 महीनों के लिए मुंबई जा रहे हैं, तो 2 महीनों के लिए मुंबई जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू स्पेंड ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स इन मुंबई, यानी मुंबई में आप 2 महीने की समय अवधि को स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो ये स्पेंडिंग, टाइम स्पेंडिंग वहां पर चलती रहेगी। तो इस सेंस को कन्वे करने के लिए, यानी ड्यूरेशन को, भाव को या समयावधि को प्रकट करने के लिए आप फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं कि फॉर का अगला मीनिंग क्या है। तो फॉर का अगला मीनिंग है एक्सचेंज। जी हाँ, फॉर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में किसी वस्तु का, किसी चीज का लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी अदला बदली करते हैं। तो अदला बदली के सेंस को कन्वे करने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जरा देखिए, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी गेट 82 रुपीज, हम लोग लगभग 82 रुपए प्राप्त करते हैं, यानी 82 रुपीज हमें मिलते हैं। किसके बदले में, ध्यान दीजिए, $1। अगर हम $1, अब इसका डॉलर का एक्सचेंज रेट ऐसा ही है कुछ 82 रुपीज के आसपास, तो हम यहां पर फॉर लगा देते हैं, ठीक है ना, फॉर $1 वी गेट 82 रुपीज फॉर $1 का इसका मतलब क्या हो गया, $1 के बदले। यहां पर इसका हिंदी मीनिंग कुछ ऐसे निकालते हैं। अब यहां पर हिंदी मीनिंग के लिए नहीं बल्कि के बदले निकल करके आएगा। तो $1 के बदले हमें 82 रुपए मिलते हैं। जैसे अगला सेंटेंस, ही गेव मी हिज पेन, उसने मुझे अपना पेन दिया। तो पेन दिया और ये एक कॉपी है, एक नाउन ये है, एक ये। अब इन दोनों नाउन्स के बीच में अगर अदला बदली हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा, केवल फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि उसने मुझे अपना पेन दिया एक कॉपी के बदले। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने उसे एक कॉपी दी और उसने मुझे बदले में एक पेन दिया। तो के बदले, ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो जब कहीं एक्सचेंजमेंट हो रहा हो, कुछ लेना देना हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा हो, परचेजिंग हो रही है, आप कुछ खरीद रहे हो, जब आप खरीद रहे होते हो तो कुछ पैसा आप देते हो, उसके बदले में कुछ आप प्राप्त करते हो, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, फॉर का प्रयोग करना होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। फॉर का प्रयोग किया जाता है बिकॉज के सेंस को कन्वे करने के लिए। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि बिकॉज एक वास्तव में क्या है, एक कंजंक्शन है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और बिल्कुल बिकॉज की ही जैसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप फॉर का भी प्रयोग करते हो, लेकिन कब, व्हेन यूज्ड एज कंजंक्शन, जब आप उसका प्रयोग यानी फॉर का प्रयोग जब आप कंजंक्शन के रूप में करते हो, तो बिल्कुल बिकॉज के स्थान पर आप फॉर का प्रयोग कर सकते हो। जरा देखो यहां पर, अच्छा, कंजंक्शन का प्रयोग क्या कब करते हो आप, जब दो क्लॉजेज आप जोड़ते हो, यानी दो सेंटेंसेस कुल मिलाकर जब आप जोड़ते हो तो वहां पर कंजंक्शंस की मदद आप लेते हो। जैसे एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, ही हैजंट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आया है,
और फिर इसके बाद ही इज इल, ये दो क्लॉजेज हैं और इन दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए आपने यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग किया, क्योंकि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि वह बीमार है। तो ये एक्चुअली एक क्लॉज है, ठीक है ना। तो इसी तरह की किसी क्लॉज को जोड़ने के लिए आप यहाँ पर बिकॉज के स्थान पर क्या करते हो, फॉर का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन जाता है। ओके, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में हम करते ही ऐसा है कि जहां से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू होता है उसी के पहले हम एक कॉमा जरूर प्लेस करते हैं। तो यहां पर इस फॉर का मतलब वही है जो यहां पर बिकॉज का था, ठीक है। इसकी भी मीनिंग आप वैसे निकालेंगे कि वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, ठीक है ना, इसलिए वह स्कूल नहीं आया है। बस, तो ये तो हो गया एज ए कंजंक्शन। लेकिन हम इसी का प्रयोग, फॉर का प्रयोग हम प्रेपोजिशन के रूप में जब करें तो देखिए, तो भी लगभग वैसा ही मीनिंग, यानी बिकॉज ऑफ। अब देखिए, अगर हम बिकॉज के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ये भी एक प्रेपोजिशन के रूप में ही काम करेगा, ठीक है। When used as a preposition, जब हम इसको preposition के रूप में जब यूज करेंगे तो कैसे, देखिए जरा सेंटेंसेस लिखे हैं। He is famous, वह फेमस है, प्रसिद्ध है, बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग स्टाइल, अपनी टीचिंग स्टाइल के कारण, के कारण, ध्यान दीजिए, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या हो गया, के कारण। तो वह अपनी टीचिंग स्टाइल के कारण प्रसिद्ध है। अब इसी मीनिंग को अगर हमें कन्वे करना है तो हम यहाँ पर बिकॉज ऑफ के स्थान पर क्या कर सकते हैं, बड़े ही खूबसूरती के साथ हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो ही इज फेमस फॉर हिज टीचिंग स्टाइल, फॉर हिज टीचिंग स्टाइल। ध्यान दीजिए, मीनिंग सेम वही है, बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, के कारण, यानी अपनी टीचिंग स्टाइल के कारण वह प्रसिद्ध है। हालांकि हम लोग ऐसे भी बोल लेते हैं कि वह अपनी टीचिंग स्टाइल के लिए, वह अपनी टीचिंग स्टाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो अब आप हिंदी में कुछ भी निकालिए, बट असली कॉन्सेप्ट यही है, क्या, रीजन, ठीक है ना। यानी बिकॉज ऑफ की मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप कंजंक्शन के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हो और प्रेपोजिशन के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए अगली बात। अच्छा, एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, शी कुडंट स्पीक, वह बोल नहीं पाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ लाफिंग, यानी हंसने के कारण वह बोल नहीं पाई, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर बिकॉज ऑफ लगा हुआ है तो चलिए हटा दीजिए, फॉर लगा दीजिए, फॉर, ठीक है। शी कुडंट स्पीक फॉर लाफिंग, इसका भी वही मतलब हो गया, क्या, हंसने के कारण वह बोल नहीं सकी या बोल नहीं पाई। अब आप हंसने के लिए वह बोल नहीं पाई, अब अगर यहां पर तो ठीक है के लिए, यहां पर तो आपका काम कर जाएगा के लिए, क्या, ही इज फेमस फॉर हिज टीचिंग स्टाइल, वह अपनी टीचिंग स्टाइल के लिए फेमस है। यहां पर तो के लिए कहीं ना कहीं वर्क करता है, लेकिन अगर आप यहां पर के लिए आप अगर यूज करना चाहोगे तो हिंदी सेंटेंस में के लिए यहां पर वर्क ही नहीं करेगा। देखिए, सी कुडंट स्पीक, वह बोल नहीं सकी, हंसने के लिए, हंसने के लिए वह बोल नहीं सकी, तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। हंसने के कारण, तो यहां पर इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, के कारण, ठीक है। तो आप बिकॉज ऑफ की मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी, है ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर का प्रयोग हम एक और बात को कन्वे करने के लिए करते हैं, क्या, इन ऑर्डर टू गेट, या इन ऑर्डर टू, यहां पर ऑब्टेन है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, ऑब्टेन माने भी प्राप्त करना होता है, और इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यानी कुछ चीज प्राप्त करना, यहां पर भी उसका मतलब है। तो इस सेंस को कन्वे करने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर हम कोई काम करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने की खातिर, यानी हमने कोई काम किया, मैं यहां पर टीचिंग कर रहा हूं तो कुछ पाने के लिए पढ़ा रहा हूं, कुछ ऑब्टेन करने के लिए पढ़ा रहा हूं, तो उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, क्या प्राप्त करने आया, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडवाइस, यानी एडवाइस प्राप्त करने के लिए वो मेरे पास आया। तो यहां पर ये जो एडवाइस है ये एक्चुअली क्या है, ये इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, ये एडवाइस प्राप्त करना वो चीज है जो वो लेने आया, जो प्राप्त करने आया। तो इस पूरी के पूरे, ये जो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, इस पूरे के पूरे फ्रेज को आप यहां से रिमूव करके और एक छोटा सा प्रीपोजिशन अगर आप यहां पर यूज कर दें फॉर, तो वही पूरा मीनिंग है। क्या मतलब हुआ, ही केम टू मी फॉर एडवाइस, वह एडवाइस के लिए मेरे पास आया। तो एडवाइस के लिए आया, इसका मतलब क्या है, वो एडवाइस लेने के लिए मेरे पास आया। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन या इन ऑर्डर टू गेट,
एक और सेंटेंस लिखा है, इन ऑर्डर टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप कहें, यानी इन ऑर्डर टू गेट मोर इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया और अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। कॉल दिस नंबर, इस नंबर पर कॉल करिएगा। तो अब आप यहां पर इन ऑर्डर टू गेट इतना पूरा हटा करके और केवल क्या कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए, यानी और अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। यहां पर फॉर का मतलब क्या है, प्राप्त करने के लिए। कॉल दिस नंबर, इस नंबर को कॉल करिए। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रीपोजिशन फॉर की मीनिंग नंबर 8। मीनिंग नंबर 8 ये लिखी हुई है आपके सामने। ये होता है फॉर का एक मतलब ये होता है मीनिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प। अर्थात जब कभी किसी सेंटेंस में हम इस फ्रेज का प्रयोग जहां पर कर सकते हैं, इसी के स्थान पर हम फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, जरा देखो यहां पर यह सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट कैन आई डू इन ऑर्डर टू हेल्प यू। आपकी सहायता करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, इन ऑर्डर टू हेल्प यू, आपकी सहायता करने के लिए। तो अब यहां पर देखिए, इन ऑर्डर टू हेल्प यू, आपकी सहायता करने के लिए, ये वाला फ्रेज अगर हम यहां से हटा दें तो इसके स्थान पर हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फॉर की एक मीनिंग यही होती है, इन ऑर्डर टू हेल्प, राइट। और अगर आप यहां पर फॉर लगा दें कुछ ऐसे, तो इसका मीनिंग वही है, इन ऑर्डर टू हेल्प यू। अब हिंदी में अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो जरा सुनिए, यहां पर आपके लिए, अगर यहां पर के लिए आप हिंदी में बोलते हो तो इस के लिए का मतलब क्या है भाई, जरा ये कभी सोचने का प्रयास किया है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वहां पर उसकी हेल्प ही तो करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर फॉर का मतलब और कुछ नहीं, के लिए का कोई मतलब और कुछ नहीं, मतलब सिर्फ यही है, इन ऑर्डर टू हेल्प। ओके, जैसे एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, कैन यू ट्रांसलेट दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा, और फिर इसके बाद मी लिखा है, और अगर मी के और लेटर के बीच में फॉर लगा देंगे तो इसका भी मतलब वही है, इन ऑर्डर टू हेल्प मी। अर्थात क्या आप मेरे लिए ये पत्र ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो मेरे लिए कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब है, मेरी सहायता करने के लिए। यानी जब कोई मेरे लिए कोई पत्र ट्रांसलेट करेगा तो वो मेरी हेल्प ही तो करेगा। जी हाँ, तो यहां पर इसका मीनिंग होता है फॉर। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है या अगला मीनिंग है क्या, फॉर का एक और मीनिंग होता है टू शो डिस्टेंस। यानी फॉर का प्रयोग हम डिस्टेंस को शो करने के लिए करते हैं। देखिए जरा सेंटेंस यहां पर लिखे हैं और इस लॉजिक को बड़े ठीक से सुनिएगा। देखिए, दे मस्ट हैव वॉकड, वो निश्चित ही चले होंगे। यहां पर मस्ट हैव वॉकड, वो निश्चित ही चले होंगे। अब चले होंगे, अब देखिए यहां पर ये वर्ब है और वर्ब के बाद में एटलीस्ट 3 माइल्स, कम से कम 3 मील। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि प्रेपोजिशन इस क्रिया के बाद आएगा या नहीं। अब अगर वॉक्ड के बाद में ये रखा हुआ जो फ्रेज है, अगर ये जो फ्रेज है, अगर ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तब तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमें किसी प्रेपोजिशन की यहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इंट्रांसिटिव वर्ब है तो फिर हमें यहां पर इसके लिए एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो भाई वो निश्चित ही चले होंगे, क्या चले होंगे, तो कुछ चला नहीं जाता, इसका मतलब है कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहां पर एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। अब वो प्रेपोजिशन कौन सा होगा। अब आपके सामने एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सामने 2-4 ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वहां पर आपको लॉजिक लगाना होता है कि इसके बाद हम कौन सा प्रेपोजिशन लाएं। अब देखिए यहां पर ये क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, एटलीस्ट 3 माइल्स, कम से कम 3 मील दूर। ओके, तो ये क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस अगर शो कर रहा है, यानी जो एक्शन हो रहा है उसके बाद में डिस्टेंस रखा हुआ है, तो फिर आपको फॉर का प्रयोग करना चाहिए, किसी अन्य और प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा ही एक सेंटेंस यहां पर है, द रोड वेंट ऑन माइल्स एंड माइल्स। भाई वेंट के बाद में एक प्रीपोजिशन रखा हुआ है, तो क्या अब तो कोई जरूरत नहीं है भाई। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो वेंट है, वेंट भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब ही है।
तो इसके बाद में एक प्रेपोजिशन तो आना ही चाहिए, तो एक प्रेपोजिशन आ गया। अब आप सोचेंगे अब एक प्रेपोजिशन आ गया है तो अब जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऑन तो रखा हुआ है, लेकिन ये माइल्स एंड माइल्स लिखा हुआ है। तो ये जो माइल्स एंड माइल्स लिखा हुआ है ये भी क्या है, ये भी वास्तव में ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को शो करने के लिए ऑन का प्रयोग तो किया नहीं जा सकता। तो फिर एक किसी प्रेपोजिशन की यहां पर जरूरत है। तो डिस्टेंस को शो करने वाला एक प्रेपोजिशन है और वो क्या है, फॉर। ठीक है, अब फॉर लगाएंगे तो फिर कहेंगे सर दो प्रेपोजिशन आ गए। जी हाँ, एक्चुअली जो वेंट है, वेंट के साथ ऑन लग गई तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। ठीक है ना, यानी वेंट के बाद ऑन लगा देते हैं तो वो क्रिया चलती रहती वाले सेंस में, तो ये वेंट ऑन ये अपने आप में एक क्रिया है। ठीक है ना। अच्छा, और इसका मतलब क्या है कि यह रोड यानी वह रोड बस चला गया चलता ही रहा, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, वेंट ऑन चलता गया और इतनी डिस्टेंस तक चलता ही गया, माइल्स एंड माइल्स, तो ये डिस्टेंस हो गई। तो ये डिस्टेंस और ये वर्ब एक इंट्रांसिटिव वर्ब है ये पूरी, इसके बीच में यहां पर आपको एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, और प्रेपोजिशन कौन होगा, डिस्टेंस को शो करने वाला प्रेपोजिशन होगा फॉर। तो जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो आपको इस तरीके से अपने लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, खुद से तर्क वितर्क करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आप किसी अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन तक पहुंच पाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगली मीनिंग है फॉर का, जब प्रयोग किया जाता है तो वो डेस्टिनेशन को शो करता है। भाई, डेस्टिनेशन को शो करने वाला एक और भी प्रेपोजिशन मैंने आपको बतलाया था, और वो क्या है, टू। जी हाँ, तो यहां पर डेस्टिनेशन को शो करने के लिए आप टू का प्रयोग भी कर सकते हैं एंड फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वहां पर क्या होता है, वेयर समवन समथिंग इज गोइंग, यानी हम जब कभी बात करते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कहीं की ओर जा रही हो, तो इस जाने वाली कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए इसके स्थान पर हम केवल फॉर का प्रयोग कर सकते हैं या टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस ये है, इज दिस द बस, क्या ये वही बस है जो दिल्ली जा रही है? इज दिस द बस दैट इज गोइंग टू दिल्ली? ठीक है ना। तो ये इस यहां पर जो जाने वाला जो सेंस है, उस सेंस को केवल या तो टू से भी आप प्रकट कर सकते हैं, इज दिस द बस टू दिल्ली, क्या ये दिल्ली की ओर जाने वाली बस, ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये डायरेक्शन और डेस्टिनेशन टू दोनों ही प्रकट करता है, डायरेक्शन भी है और डेस्टिनेशन भी है। लेकिन बस अगर फॉर का प्रयोग कर देंगे तो ये तो डेस्टिनेशन ही हो गया। इज दिस द बस फॉर दिल्ली, इसका मतलब ये है कि क्या यही बस है जो दिल्ली जा रही है, यानी दिल्ली जाने वाली बस क्या यही है। तो फॉर का मतलब है कि समथिंग इज गोइंग, यानी बस इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, ये मतलब होता है। तो उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहां पर फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट टाइम आर यू लीविंग। अब अच्छे से समझिए, जब यहां पर किसी सेंटेंस में लीव नामक जो वर्ब रखी होती है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है ना, और जब वहां पर हम लीव का मतलब लेते हैं छोड़ना, त्यागना, जब लीव से मतलब होता है तो इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे आई लेफ्ट द जॉब, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, तो क्या छोड़ा, जॉब छोड़ दिया। ठीक है ना, तो वहां पर छोड़ने का तात्पर्य है कि कोई चीज हमने छोड़ दी, त्याग दी, तो वहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। तो अब यहां पर देखो, क्या लीव कर रहे हो, घर को लीव कर रहे हो, घर को त्याग रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, जैसे हम नौकरी छोड़ रहे हैं? नहीं जी, यहां पर इसका मतलब जो है घर को छोड़ना नहीं है, बल्कि यहां पर लिविंग का मतलब हो जाता है गो। क्या मतलब हो जाता है, गो, जाना। व्हाट टाइम आर यू गोइंग, ठीक है ना, गोइंग है इसका मतलब। ठीक, तो जब गोइंग होता है तो गोइंग के बाद में फिर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो फिर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं वहां पर। लेकिन लीव के बाद जब हम लीव का प्रयोग करते हैं तो फिर हम होम के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। भाई ध्यान रखिएगा, होम से पहले हम, लीव एक ऐसी वर्ब है, जब होम आ जाता है तो होम के पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तो हुए 10 कॉन्सेप्ट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में इसके अगले कॉन्सेप्ट्स। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।